करते हैं अर्थ अलंकार की। अर्थ अलंकार, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है वहां पे अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के जो भेद हैं वो अब हम देखेंगे वन बाय वन। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशोक्ति, विभावना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार की। उप यानी कि समीप और मा यानी कि तुलना करना। तो उपमा का मतलब है किसी समीप की वस्तु से तुलना करना। तो इसकी कुछ कंडीशन है जो हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले कम से कम दो चीजें होनी चाहिए जिन्हें हम आपस में कंपेयर करें, और दोनों को कंपेयर करने के लिए उनमें एक क्वालिटी होनी चाहिए जो समान हो, जो सेम क्वालिटी हो। ठीक है, और कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो तुलना को व्यक्त करेंगे। ठीक है, तुलना को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द आएंगे। अब परिभाषा देख लेते हैं। जहां कम से कम दो को पास रखकर उनकी आपस में तुलना की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। इसे याद करने की मेरी ट्रिक ये है कि जब भी तुलना हम करते हैं तो किसी प्राकृतिक तत्व से करते हैं, है ना, और ये तो किसी प्राकृतिक तत्व की अपमान ही होगा कि जैसे कमल है, चांद है, बादल है, वर्षा, उसकी तुलना तुम एक नॉर्मल साधारण इंसान से कर रहे हो तो ये तो किसी भी प्राकृतिक तत्व का अपमान होगा। अपमान से मैंने याद किया उपमान। ठीक है, तो जिससे कंपेयर किया जाता है वो तो उपमान होता है और जिसकी तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति की करी जाती है वो उपमेय होता है। ठीक है, तो दोनों में जो गुण समान होता है यानी कि वो क्वालिटी जो दोनों में सेम सेम होती है उसको कहा जाता है साधारण धर्म। पूछा जाता है साधारण धर्म क्या होता है, तो उपमा अलंकार में जो सेम क्वालिटी होती है ना, जो दो लोगों की कंपेयर की जाती है उसी को कहा जाता है साधारण धर्म। और वह शब्द जो तुलना को व्यक्त करते हैं उन्हें कहा जाता है वाचक शब्द कहा जाता है। तो बेसिकली उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। सबसे पहले उपमेय यानी कि जिसे हम कंपेयर करेंगे, रामू को, नीतू को, भीतू को, पल्लवी को, जो भी। ठीक है, उपमान जिस प्राकृतिक चीज से हम करेंगे या किसी पॉपुलर चीज से करेंगे। ठीक है, जैसे ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, ये तो पॉपुलर लोग हो गए। प्राकृतिक चीज नदी, पहाड़। ठीक है, साधारण धर्म यानी कि वो क्वालिटी जो दोनों में सेम है, और वाचक शब्द वो शब्द जिनके द्वारा हम तुलना कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं। रमेश सचिन के समान क्रिकेट खेलता है, यानी कि रमेश क्या है, उपमेय है। रमेश की हमने तुलना कर दी। ठीक है, रमेश को सिर्फ गली मोहल्ले के लोग जानते हैं और हमने उसकी तुलना कर दी सचिन तेंदुलकर से जिसे सारी दुनिया जानती है। तो यहाँ पे सचिन क्या है, उपमान है। सचिन का अपमान ही तो एक तरीके से है कि एक छोटी सी चीज से उसकी तुलना कर दी। ठीक है, और समान, समान शब्द है, ये वाचक शब्द है। इसके द्वारा हमने कंपेयर किया है कि रमेश सचिन के समान के सचिन के जैसा खेलता है क्रिकेट। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब दो रूल हैं। हमेशा जिन दो चीजों की तुलना होगी उनमें जो अधिक चर्चित होगा ना वही आपका क्या होगा, उपमान होगा। फॉर एग्जाम्पल नेहा कक्कड़, सचिन तेंदुलकर, जो भी ज्यादा पॉपुलर होगा वही हमेशा अपमान होगा। कई बार पूछ ले जाते हैं कि कौन है। नेक्स्ट सेकंड रूल ये कहता है कि जिन दो चीजों की तुलना होती है यदि उनमें से एक प्राकृतिक तत्व जैसे झरना, पेड़, पहाड़, है ना, और एक मानव अंग या मानव तत्व है, तो जो प्राकृतिक तत्व है वही हमारा क्या होगा, श्रेष्ठ होगा, यानी कि वही हमारा अपमान होगा जिससे कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, इसे अब ट्रिक देखते हैं आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जब पंक्ति में आपको योजक चिन्ह आए या फिर शब्द मिले सा, सी, से, सम, सदृश, शरीर आए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, सा, सी, से ये शब्द आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि मुख को कंपेयर किया है चंद्रमा से कि उसका मुंह चंद्रमा की तरह सुंदर है। ठीक है, हृदय कमल सा कोमल, और उसका जो हृदय है वो कमल के समान, लोटस के समान कोमल सा है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, और चांद के तरह वो सबका मन मोह लेने वाला है उसका मुख। ठीक है, तो यहाँ पे सम, समाना, पीपल पात सरिस मंडोला, यानी कि पीपल के पत्ते जैसा मंडोला, है ना। तो स से शुरू होने वाले वर्ड हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। मखमल का झूला पड़ा, हाथी सा टीला, तो कुछ आपको वर्ड देखने को मिलेंगे जिनसे आप इजीली पहचान सकते हो कि उपमा अलंकार है। जहाँ पे आपको ये शब्द दिखाई दे जाए सा, सी, से, सम, सदृश, सरीस, तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, नोट। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, प्रतीप अलंकार होता है वो उपमा अलंकार का अपोजिट होता है। उसमें भी सा, सी, से शब्दों के द्वारा कंपेयर किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज अपोजिट है। यहाँ पे जो प्राकृतिक तत्व है उसे तो आप छोटा मानते हो और जिस इंसान से कंपैरिजन होता है ना उस इंसान को बड़ा मान लेते हो। तो यही डिफरेंस है प्रतीप अलंकार में और
उपमा अलंकार में। प्रतीप अलंकार मैंने इस प्रकार से याद किया है कि प्रतीप नाम का एक लड़का बिल्कुल पागल आशिक है, ठीक है। उसे लगता है कि जो धरती पे जो भी चीजें हैं, चंद्रमा है, नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, हर चीज उसकी गर्लफ्रेंड के आगे छोटी पड़ जाती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो जहां पे आपको ऐसे सेंटेंस मिले कि मुख समचंद्र, यानी कि ये कहा गया है कि मुख इतना खूबसूरत है कि चंद्रमा की तुलना मुख से की गई है, ठीक है। हे तेरी तलवार सी कालिंदी की धार, तलवार की धार को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है कि तलवार की धार इतनी तेज है कि ऐसा लग रहा है कि नर्मदा नदी की धार हो। तो जहां पे आपको ये लगे कि इंसान को ज्यादा श्रेष्ठ माना है प्राकृतिक तत्व से, वहां पे आपका प्रतीप अलंकार होता है, और ये अपोजिट होता है उपमा अलंकार का। नेक्स्ट बात करते हैं रूपक अलंकार, जहां उपमेय उपमान का रूप ले लेता है, ठीक है। उपमेय उपमान इक्वल हो जाते हैं, वहां पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। बदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है मैं गुरु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन के लिए कोई वर्ड नहीं है, गुरु पद गुरु के पैर और कंज, ठीक है, यानी कि कमल, गुरु के पैर कमल, यानी कि उपमेय उपमान एक ही हो जाता है, कंपैरिजन के लिए कोई वर्ड नहीं यूज करते हैं, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट, सिर झुका कि तूने मान लिए बात स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलपात। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका हृदय है, दिल और जलपात, उसे साथ में लिखा गया है, साथ में कंपैरिजिंग वर्ड नहीं है, यानी कि उपमेय ही उपमान निहित हो गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे क्या है कि तारों भरी जो रात है वो बीत चुकी है, अब जाग जाओ, क्योंकि जो अंबर रूपी पनघट है वहां पे तारों रूपी घड़े को उषा यानी कि जो मॉर्निंग है वो डुबो रही है, यानी कि मॉर्निंग हो रही है, धीरे धीरे अब उठ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंबर पनघट, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आसमान को पनघट, ऐसी जगह जहां से पानी भरते हैं बताया गया है, तो अंबर को पनघट कंसिडर्ड किया गया है। अंबर और पनघट एक ही माना है, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, यानी कि उपमेय ही उपमान का रूप ले लेता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड नहीं है, ना ही बीच में कंपैरिजन किया है, राम रतन, ठीक है, यानी कि राम को ही रतन माना है और रतन को ही राम माना है, यानी कि जो राम रूपी अनमोल धन है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, दोनों को एक कंसिडर्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट, विज्ञान ज्ञान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने लगी, तो यहाँ पे विज्ञान और ज्ञान अलग नहीं है, विज्ञान ज्ञान जो साइंस का व्हीकल है ना, उस पे चढ़ी हुई जो हमारी कल्चर है, जो सभ्यता है, वो डूबने लगा, ये कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे विज्ञान ही यान है और यान ही विज्ञान है। तो क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया, क्योंकि उपमेय और उपमान को सेम बना दिया गया है। नेक्स्ट, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, तो बच्चा कह रहा है मैं तो चांद को एज ए खिलौना लूंगा, तो यहाँ पे चांद ही खिलौना है और खिलौना ही चांद है, यानी कि रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, जलता है ये जीवन पतंग, तो जीवन ही पतंग है और पतंग ही जीवन है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार, जब कवि श्योर नहीं होता है कि वो जिस प्राकृतिक तत्व से कंपैरिजन कर रहा है क्या ये परफेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है, तो वहीं पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन हम जो ट्रिक याद करेंगे वो ये है, कभी भी किसी भी पंक्ति में आपको मनु मनहु मानो जनु जनहु जानो आदि वर्ण दिख जाए तो वहां पे आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मनु मनहु मानो जनु जनहु जानो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो यहाँ पे जनु आ गया, हम लगा देंगे उत्प्रेक्षा। नेत्र मानो कमल हैं, तो मानो आ गया, हम लगा देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। सुहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि सैल पर आदत पर्यो प्रभात, तो मनहु वर्ड आ गया, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट, इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जाग उठा, तो मानो शब्द आ गया, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भरे हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, ठीक है। तो उत्तरा जब बात कर रही थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बर्फ के टुकड़े हैं जो जब गिरे हैं तो फूल क्या हो गए, बिल्कुल नए हो गए हैं, कमल बिल्कुल नए से हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, मानो वर्ड आपको दिख गया, मानो मनहु जानो जनहु दिखे, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हमेशा होता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अलंकार मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तु से पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसा कि दिखाई दे रहा है मानवीकरण, इसका मतलब क्या है, हमने इंसान बना दिया, मानव बना दिया, हमने किसी नॉन लिविंग को लिविंग की क्वालिटीज दे दी, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल फूल हंसे कलियां मुस्काई, जबकि हंसना किसकी क्वालिटी है, किसका गुण है, किसी भी जीवित इंसान का। मुस्कुराना किसका गुण है, किसी जीवित इंसान का। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि फूल को हमने कह दिया कि वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। सागर के सर पे नाच उठी लहरें, लहरें हमें पता है कि एक नॉन लिविंग चीज है, लेकिन हमने क्या कहा कि वो नाच रही है। नाचना तो इंसान की क्वालिटी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, नॉन लिविंग को लिविंग बना दिया, ठीक है। मेघ आए बन ठन के सवर के, मेकअप करके आए मेघ, बादल आए, बादल हमें पता है नॉन लिविंग है, लेकिन हमने उसे लिविंग की क्वालिटी दे दी कि वो बन ठन के सवर के आए। तो यहाँ पे क्या है आपका मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट बात करते हैं विभावना अलंकार। जहां प्रत्यक्ष कारण ना हो पर कार्य हो रहा हो, यानी कि कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य तो हो ही रहा है। विभावना यानी कि कारण ना वर्ड से पकड़ो, कारण जहाँ पे नहीं है लेकिन काम हो रहा है वहां पे विभावना अलंकार होता है। परिभाषा, जहाँ किसी कार्य का प्रत्यक्ष कारण तो नहीं होता लेकिन फिर भी कार्य होना पाया जाता है, वहीं पे विभावना अलंकार होता है। नाच अचानक ही उठे बिन बादल वन मोर, कि वन में रहने वाले जो मोर थे बिना बादल के ही नाच उठे, यानी कि नाच उठे, कार्य तो हो रहा है, मोर नाच रहा है, काम हो रहा है, लेकिन बादल नहीं है, बारिश नहीं है, कारण नहीं है, फिर भी काम हो रहा है। तो यहाँ पे विभावना अलंकार है। नेक्स्ट बात करते हैं बिन पगु चले बिने सुनिर काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो बिना पैरों के चल लेता है, बिना कानों के सुन लेता है, बिना हाथों के काम कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कारण नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन काम तो हो रहा है, ठीक है। बेसिकली डीप मीनिंग क्या है कि यहाँ पे परमात्मा की बात हो रही है कि परमात्मा बिना पैरों के चल लेते हैं, बिना कानों के भी हमारी प्रार्थनाएं सुन लेते हैं, ठीक है, बिना हाथों के भी वो हमारे लिए कार्य कर लेते हैं, और जब उनकी कृपा जीवन में शामिल होती है तो जीवन सफल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लाज भरी अखियां भैंसी बली बोल कहे बिन उत्तर दीनी, ठीक है। तो लाज भरी अखियां, जो अखियां हैं वो शर्म से भरी हुई हैं और मुंह से नहीं बोल रही हैं, लेकिन फिर भी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना बोले, कारण नहीं है, बिना बोले, बिना बोल के ही उत्तर दिए जा रही हैं, आंखें ही जवाब दे रही हैं, यानी कि आंसर तो मिल रहा है लेकिन बोला नहीं जा रहा है, यानी कि कारण तो नहीं है प्रत्यक्ष लेकिन कार्य फिर भी हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका विभावना अलंकार। और इससे पहले भी हमने देखा था कि बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, यानी कि कारण तो नहीं है, कान के बिना कोई कैसे सुन सकता है, पैर के बिना कैसे चल सकता है, लेकिन फिर भी कार्य हो रहा था, इसलिए यहाँ पे भी क्या था, विभावना अलंकार। नेक्स्ट बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अति का मतलब है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, है ना। अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी चीज का वर्णन किया जाए कि हजम करना मुश्किल हो जाए, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, जब तक महाराणा प्रताप क्या थे, उनकी आंख की पुतली इधर की उधर नहीं होती थी, उससे पहले तो चेतक घोड़ा उनका मुड़ जाता था। तो ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बढ़ा चढ़ा के कह दी कि यकीन करने लायक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट बात करते हैं लहरें व्योम चूमती हुई। तो व्योम यानी कि आसमान, सागर की लहरें आसमान को कैसे चूम सकती हैं, आसमान बहुत ऊंचा और सागर बहुत नीचा है, ठीक है। बालों को खोलकर ना चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, यानी कि इतना बढ़ा चढ़ा के कह दिया उस औरत की तारीफ में कि तुम्हारी खुली जुल्फ देख के सूरत रास्ता भूल जाएगा, जो आज तक कभी नहीं भूला। तो ये है अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पे कहा गया कि ये देख लो, ये अयोध्या नगरी है जो स्वर्ग से मिलने के लिए आसमान की ओर जा रही है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। नेक्स्ट, पानी परात को हाय छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। ये वर्णन है जब सुदामा आए थे कृष्ण जी से मिलने, तो कृष्ण जी ने क्या किया था, थाली मंगाई थी और पानी मंगाया था पैरों को धोने के लिए, लेकिन वर्णन यहाँ पे ये है कि जो थाली का पानी था उसे तो बिल्कुल टच भी नहीं किया, ठीक है। आंखों से ही इतने आंसू बहे कि दोनों पैर उन्होंने धो दिए, जो कि इतना झूठ सा लग रहा है कि हम करना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, सारी लंका जली गई गए निशाचर भाग। यानी कि ये कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगा रहे थे ना, तो पूरी लंका जल गई लेकिन उस पूंछ में आग नहीं लग पाई, ठीक है, और सारे जो राक्षस थे वो वहां से भाग गए। तो ऐसा लग रहा है कि इतना वर्णन बढ़ा चढ़ा के किया गया है कि झूठ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट बात करेंगे विरोधाभास अलंकार।
परिभाषा क्या है, जहां वास्तव में ना विरोध होते हुए भी विरोध का हमें आभास होता है, हमें अनुभव होता है, महसूस होता है, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, जैसा इसका नाम है विरोध आभास, विरोध का आभास होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। कहा यह जा रहा है कि जब जब आप काले रंग में डूबोगे वैसे वैसे सफेद होते जाओगे। तो बड़ा विरोध सा लग रहा है कि काले रंग में डूब के हम सफेद कैसे हो जाएंगे। ठीक है, अगर सिर्फ शब्दों को देखोगे तो मीनिंग यही है कि काले रंग में जैसे जैसे डूबोगे वैसे वैसे सफेद हो जाओगे। लेकिन गहरा अर्थ जब आप जानोगे तो वो ये है कि कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे लोग गहरे चले जाते हैं, उनका जो मन है वो और ज्यादा उज्जवल और सफेद होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विरोध का आभास हो रहा था, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास है। नेक्स्ट देखते हैं, मीठी लगे अखिना लुनाई। ठीक है, यानी आंखों की जो लवड़ता है वो मीठी लग रही है, आंखों के जो आंसू हैं वो मीठे लग रहे हैं। लवड़ चीज यानी कि ऐसी चीज जिसमें सॉल्ट है वो आपको मीठा कैसे लग सकता है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप डीप मीनिंग देखते हो तो वो ये है कि कई बार खुशी के समय हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर भी वो हमें सुकून देते हैं, हमें मीठा अनुभव देते हैं। तो डीप मीनिंग तो ये है। ठीक है, लेकिन जब हमने सिर्फ पंक्तियां पढ़ी थी तो वो ये थी कि मीठी लगती है आंखों की लवणता, जो कि हमें विरोधाभास कर रही थी। नेक्स्ट, सुलगी अनुराग की आज वहां जल के परिपूर्ण तड़ाक जहां। तो ये कहा जा रहा है कि तालाब में आग लग गई, तो यहाँ पे विरोधाभास है। तालाब का पानी तो इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए, तो तालाब में आग कैसे लग सकती है। लेकिन जब आप डीप मीनिंग देखोगे, गहरा अर्थ, तो मतलब ये है कि प्रेम की आग ऐसी लगती है कि तालाब में भी लग जाती है। ठीक है, यानी कि किसी का मन तालाब की तरह शांत पानी जैसा है लेकिन वहां पे भी प्रेम की आग लग जाती है। तो डीप मीनिंग इसका सही है, लेकिन जो हमने इसकी लाइन पढ़ी है ना कि तालाब में आग लग गई, वो कैसी है, विरोधाभास प्रकट कर रही है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट बात करेंगे संदेह अलंकार, जहां समान गुण या आकृति के आधार पर मूल वस्तु में ही दूसरी वस्तु के होने की कल्पना करी जाए या संदेह प्रकट किया जाए, वहां संदेह अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल के सांप है या रस्सी है ना, आप अंधेरे में देखो और आपको दोनों के बीच में संदेह हो जाए कि या तो ये सांप है या फिर ये रस्सी है, या तो रस्सी है या फिर सांप है, आपको संदेह हो गया, आपको डाउट हो गया, आपको शक हो गया, तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, है कि नारी की ही साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है। ये जो लाइन्स है ये वहां से ली गई है महाभारत के द्रौपदी चीरहरण से। तो कहा यह जा रहा है कि साड़ी की ही नारी है। क्या ये नारी साड़ी की बनी हुई है, क्या ये स्त्री साड़ी की बनी हुई है कि हम इतना कपड़ा खींच रहे हैं, बार बार थान ही थान निकला जा रहा है ना, कि नारी की साड़ी है, कि साड़ी से बनी हुई नारी है, या फिर इसने बहुत लंबी पहनी साड़ी है, कि साड़ी के बीच में नारी है, कि बहुत सारी साड़ियों के बीच में नारी है, कि नारी के बीच में साड़ी है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या ये औरत ही साड़ी की बनी है या इतना कपड़ा इसने पहना हुआ है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, हमें संदेह हो रहा है कि क्या द्रौपदी ही साड़ी है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका संदेह अलंकार। नेक्स्ट, को तुम श्याम गौर शरीरा छत्रे रूप फिर हूँ वनवीरा, के तुम तीन देव में कहूँ नर नारायण के तुम हो। तो ये वो वाला सीन है जब हनुमान जी वेश बदल के बैठे हुए थे और उनसे राम लक्ष्मण जी मदद मांगने के लिए आए थे। तो वो उन्हें देखते और समझ नहीं पाते हैं कि तुम कौन हो। ठीक है, तुम गोरे गोरे जो राजकुमार हो कौन हो, क्षत्रिय दिखते हो लेकिन तुम्हारी वेशभूषा तो ब्राह्मणों जैसी है। ठीक है, क्या तुम तीन देव हैं जो त्रिदेव हैं उनमें से कोई हो, कि क्या तुम नर नारायण हो, कि तुम कौन हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि या तुम ब्राह्मण हो, कि क्षत्रिय हो, कि या तुम तीनों देवों में से कोई हो, या फिर तुम नर नारायण हो। यहाँ पे संदेह बना हुआ है कि तुम कौन हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या है संदेह अलंकार। नेक्स्ट बात करेंगे भांतिमान अलंकार, एक समान आकृति या गुण के आधार पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु 100% मांग लेना। ठीक है, संदेह में क्या हो रहा था, हमें डाउट हो रहा था कि क्या सांप है या रस्सी है, लेकिन अगर मान लो मैं मान लूं कि नहीं ये सांप ही है, तो फिर रिएक्शन जो होगा वो सांप के अकॉर्डिंग होगा। कि मैंने मान लिया यहाँ सांप है तो फिर अगले मूवमेंट में यहाँ से भाग जाऊंगी। अगर मान लिया मैंने यहाँ रस्सी है तो फिर उस रस्सी को उठा के झूला बांध लूंगी। तो मतलब जब आप श्योर हो जाओ कि सामने वाली चीज क्या है, तब वहां पे भांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि हम चीजों को मान लेते हैं तब होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल बिचोरी प्रविशन लगेओ कीर सुंड में व्याल, यानी कि हाथी की सूंड को बिल मानकर सांप उसके अंदर घुसने लगा। तो मूल वस्तु है कि हाथी की जो सूंड थी उसे सांप को लगा कि ये बिल है,
जब वो 100% श्योर होगा कि हाँ ये बिल ही है, तभी तो वो उसके अंदर घुसा होगा, उसे कोई डाउट नहीं रहा होगा, इसलिए यहाँ पे भातिमान अलंकार है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, काट्यो ताही ईक भ्रम लियो उठाए उदाल। क्या हुआ, काले सांप को ईक समझकर हाथी ने उठा लिया। तो यहाँ पे मूल वस्तु तो सांप है, ठीक है, काल्पनिक वस्तु क्या है कि ये गन्ना है, और गन्ना समझ के तुरंत प्रतिक्रिया हुई और क्या किया, हाथी ने सांप को उठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट, पाँव महावर देन को नाइन बैठी जाए, पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी मरती जाए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मूल वस्तु क्या है कि एड़ियां, लाल एड़ियां, नायिका या लेडी है जो नववधु, उसकी एड़ियां लाल रंग की हैं, सुर्ख लाल रंग की हैं। तो जो नाइन को बुलाया गया है कि इस औरत के महावर लगा दो, उसे लग रहा है यहाँ तो महावर ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, काल्पनिक वस्तु क्या है कि ये लाल एड़ियां नहीं है, ये लाल महावर ऑलरेडी लगी हुई है। तो वो तुरंत प्रतिक्रिया करती है, बार बार रिगड़ के छुटाने लगती है कि पुराना वाला जो महावर है उसे छुटाऊं तब मैं नया लगाऊं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।